ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में आज हम बात करेंगे सिंदूरी खेला की। खेला हो बे तो आपने पिछले कई चुनाव में सुना है, सिंदूरी खेला भी सुना ही है, बंगाल में बड़ा मशहूर है। लेकिन यह सिंदूरी खेला बिहार का। क्या ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए सत्ता के बूस्टर डोज का काम करेगी? और क्या इसी के डर से राहुल गांधी ने दूसरे मुद्दों की भीड़ में अचानक से ईवीएम का मुद्दा उछाल दिया है? ईवीएम को सिंदूर से कनेक्ट करती पॉलिटिक्स में आज क्या कुछ हुआ है, जनहित में इसी खबर से शुरुआत करेंगे। तो दिन की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। अब जनहित में खबरों की शुरुआत बिहार में सिंदूर खेला से। बस 3 से 4 महीने बचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में और सियासत पर ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूरी रंग चढ़ने लगा है। 2019 में पुलवामा के बाद बीजेपी पर आरोप लगे कि उसने एयर स्ट्राइक को चुनाव में कैश कराया। तो क्या इस बार ऑपरेशन सिंदूर का बीजेपी कोई सियासी फायदा ना ले जाए? क्या इसीलिए राहुल गांधी ने अचानक ईवीएम का मुद्दा उछाला है? क्या चुनाव आयोग और बीजेपी को मैच फिक्स बताने के पीछे यही सोच है कि कहीं बीजेपी बिहार में सिंदूरी खेला ना कर दे? क्या ऑपरेशन सिंदूर बिहार में बीजेपी का बूस्टर डोज है? क्या बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर जीत का फैक्टर है? क्या कांग्रेस मान चुकी है कि बाजी हाथ से निकल चुकी है? ऑपरेशन सिंदूर का बिहार से कनेक्शन देखें तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का संकल्प यही लिया था और अब संकल्प पूरा हुआ तो एक बार फिर बिहार की धरती पर ही खड़े होकर कहा था, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अब सवाल उठे हैं कि क्या कांग्रेस सियासत के इसी सिंदूरी रंग से डरकर बिहार में चुनावी बेईमानी का एडवांस माहौल बना रही है? क्या राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कथित बेईमानी को इसलिए मुद्दा बनाया ताकि कल को बिहार में भी हार ही नसीब हो तो उसका बहाना तैयार रहे? राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए। जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं। तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। गलत राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है। अगर उनको कुछ शक है तो उनको सीधे चुनाव आयोग के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। राहुल गांधी ने कल एक अखबार में लेख लिखकर महाराष्ट्र के चुनाव को बीजेपी और चुनाव आयोग की मैच फिक्सिंग बताया था। अंदेशा जताया था कि बिहार में भी यही होगा। इसी अंदेशे को आज कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव ने भी आगे बढ़ाया। भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। भाग्य से चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन गया है और जब निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में चला जाएगा।
लेख उनकी खिसियाहट है, वो हार पचाने में असमर्थ है। ताउम्र राहुल जी, आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। राहुल गांधी की आर्टिकल पूरे देश ने पढ़ा है, जाना है, और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं वो देश ने समझ लिया है। जानकारों की माने तो सिंदूर की सियासत को चुनाव आयोग और ईवीएम पर स्विच करने की सीधी वजह है कि बिहार चुनाव में 3 से 4 महीने ही बचे हैं। बीजेपी के पास बोलने और बताने को ऑपरेशन सिंदूर है, कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का चुनाव आयोग कई किश्तों में जवाब दे चुकी है। अब इस मामले में कुछ तथ्यों की तरफ आते हैं। राहुल ने मीडिया में आरोप लगाए, लेकिन 24 घंटे बाद भी चुनाव आयोग को शिकायत नहीं की। चुनाव आयोग सार्वजनिक निकाय है, राहुल गांधी जब शिकायती पत्र लिखेंगे तभी उन्हें जवाब देगा। 15 मई को चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बुलाया था, लेकिन पार्टी नहीं पहुंची, थोड़ा समय मांगा था। राहुल जानते हैं कि पोलिंग बूथ फुटेज सिर्फ कोर्ट मांग सकती है, क्योंकि ये गोपनीयता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट कई बार ईवीएम पर पूरा भरोसा जता चुका है, हेरफेर की आशंकाएं खारिज कर चुका है। 2024 में चुनाव आयोग के पास 84 शिकायतें आई थी, किसी में भी गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद भी विपक्ष ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन शिकायतें खारिज हो गई थी। अब आता है सवाल वोटरों की संख्या बढ़ने का। चुनाव आयोग कह चुका है, ये अनोखी बात नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीनों में 40,79,529 वोटर बढ़े। प्रतिशत में ये संख्या 4.4% है। जबकि 2009 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीनों में 30,14,254 वोटर बढ़े थे, तब प्रतिशत में ये संख्या 4.1 थी। यानी 2 चुनावों के बीच वोटर तब भी बढ़े थे जब केंद्र में बीजेपी नहीं, कांग्रेस की ही सरकार थी। और केंद्र में मोदी नहीं, मनमोहन सिंह पीएम थे। राजनीतिक रूप से ये तर्क महाराष्ट्र चुनाव के वक्त ही रखा जा चुका है कि अगर ईवीएम में धांधली हुई होती तो कांग्रेस झारखंड कैसे जीत जाती और उसके पहले तेलंगाना, कर्नाटक में कैसे जीत गई। सवाल इंडी अलायंस के दलों ने भी उठाए थे, कांग्रेस उन्हें भी जवाब नहीं दे पाई। और अब बात ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही उस सियासत की जिसमें नेताओं की जुबान दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। बल्कि बहुत से नेताओं में तो रेस लगने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन सा खराब से खराब शब्द वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नरेंद्र को सरेंडर बताकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस रेस में सब पर बढ़त बना रखी है और उनके पीछे पीछे कांग्रेस के और कई नेता हैं। और अब तो ममता बनर्जी सरकार के मंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी को कायर बोलकर इस रेस में एंट्री ले ली है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। हम ये पूछते हैं इनसे, भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? भारतीय सेना ने 8 घंटों में पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगा दी। छह 7 मई की रात 9 आतंकी अड्डे तबाह किए। सात 8 मई को पाकिस्तान में 8 जगह हमले किए। 9-10 मई की रात 11 सैन्य ठिकाने तबाह किए। और जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो सीज फायर भी मान लिया, क्योंकि मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन कांग्रेस अब भी मानने को तैयार नहीं है कि ये देश की जीत है। उसने आज फिर सरेंडर थ्योरी आगे बढ़ाई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, 11 साल गुजर गए, साहिब ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। साहिब की राजनीति की पोल विश्व भर में खुल गई। साहिब की नीतियों का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। साहिब का कार्यकाल खत्म होने वाला है। साहिब टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, लेकिन नहीं, साहिब एक मजाक है। लेकिन पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर तीखा बोलने में आज ममता सरकार के मंत्री
फिरहाद हकीम ने कांग्रेस को पीछे छोड़ने की कोशिश की। हकीम ने प्रधानमंत्री मोदी को कायर बोल दिया। বর্ষের সেনাবাহিনী তারা তাদের জীবন দিয়ে তাদের সামর্থ্য দিয়ে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বড় কিছু নেই, বরং একটা বড় দেশের ভয়ে সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছে কাপুরুষের মতন, সেটা অন্যায়। ममता के मंत्री के बेहुदा बयान पर बीजेपी भी आग बबूला हो गई। उन्होंने फौरन पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फिरहाद हकीम का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये वही शख्स है जिसने एक बार कोलकाता के कुछ हिस्सों को मिनी पाकिस्तान कहकर बदनाम किया था और खुलेआम भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने देखता है। अब वही शख्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पीएम मोदी के खिलाफ घिनौना हमला कर रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तो फिरहाद हकीम को सीधे सीधे पाकिस्तानी बता दिया। फिरहाद हकीम साहब जैसे लोग जो दिल से पाकिस्तानी हैं, वो थोड़ा अपने पाकिस्तान के रिलेटिव्स जो है उनके वहाँ पे उनसे थोड़ा बात कर ले, उनको पता चल जाएगा। ममता के मंत्री फिरहाद हकीम का विवादों से पुराना नाता है। कुछ समय पहले हकीम ने कहा था कि जल्द ही मुसलमान देश में मेजॉरिटी होंगे। फिलहाल कायर वाले बयान पर टीएमसी में चुप्पी है। पीएम मोदी के खिलाफ सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही 1 नेशन 1 हस्बैंड कहकर हमला बोला था, जिसे कांग्रेस ने लपक लिया था। हालांकि घर घर सिंदूर बांटने की खबर फर्जी थी, जिसमें दोनों की ही बड़ी किरकिरी हुई थी। भारत में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी रंग गाढ़ा होता जा रहा है। उधर पाकिस्तान बुरी तरह पिटकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये इशारे कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान को हो सकता है अभी और कड़वी डोज देने की जरूरत पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का जिहादी फील्ड मार्शल ईद के दिन भी घर पर रहने की बजाय पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जा पहुंचा और वहां फिर उसने अपनी जहरीली जुबान से कश्मीर को लेकर अपना कट्टरपंथी प्लान जाहिर किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह खाने के बाद पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के खिलाफ अपना कट्टरपंथी प्लान के साथ एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिसका सबूत है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एलओसी के उस पार से आई ये तस्वीर। महीने भर पहले भारत से मिली हार को भुलाकर शनिवार को बकरीद के मौके पर आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी फौजियों से मुलाकात की, लेकिन इस रस्म अदायगी के बाद पाकिस्तान के इस कट्टरपंथी आर्मी चीफ ने कश्मीर को लेकर अपना असल मकसद जाहिर किया। एलओसी पर पाकिस्तानी फौजियों को दिए अपने भाषण में आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू किया। मुनीर ने कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का कथित सैद्धांतिक समर्थन जारी रहेगा। वहीं कश्मीरियों को भड़काने के लिए मुनीर ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल वहां की जनता की उम्मीदों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों के मुताबिक ही होना चाहिए। दरअसल पहलगाम हमले के ठीक पहले भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इसी तरह एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें मुनीर ने अपनी कश्मीर को लेकर जहरीली सोच सामने रखते हुए भारत के विभाजन की वजह बने 2 नेशन थ्योरी की याद दिलाई थी। Are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. We are 2 nations. We are not 1 nation. 16 अप्रैल को दिया आसिम मुनीर के इसी भड़काऊ भाषण के कुछ दिनों बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान पर 6-7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला। पाकिस्तानी फौज और वहां बसे आतंकी मुख्यालयों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन बकरीद के मौके पर एलओसी पर पहुंचे आसिम मुनीर ने भारत से मिली मात से हताश फौजियों में जोश भरने के लिए उनकी मुस्तैदी और चौकसी की झूठी तारीफें की, जबकि भारत के हमलों के बाद पाकिस्तानी फौज अपनी चौकियां छोड़ भाग गई थी। और अब बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के स्वतंत्रता ज्ञान की। कांग्रेस अक्सर दावा करती है कि देश की आजादी की लड़ाई सिर्फ उसी ने लड़ी, उसी ने लाठियां खाई, उसी के नेता जेल गए, जिसकी बदौलत देश को आजादी मिली। लेकिन कांग्रेस के इस दावे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल खड़ा कर दिया है, ये कहकर कि आजादी किसी एक संगठन की बदौलत नहीं मिली,
लेकिन कांग्रेस फिर भी यही कह रही है कि आजादी की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ वो ही थी। अगर बीजेपी या संघ के लोग भी थे तो उसकी सबूत कहां है? क्या कांग्रेस का देश को अपने दम पर आजादी दिलाने का बरसों का दावा अब खटाई में है? क्या वाकई कांग्रेस ने आजादी के इतिहास में लेखकों से जानबूझकर दूसरों का जिक्र हटाया? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान नागपुर में 2 दिन पहले दिया था, लेकिन इसकी खबर कांग्रेस तक उड़ते उड़ते अब पहुंची। बयान सुने। वार्त हे एकट्या दुकट्याचं काम नव्हे, एकाच्या निर्णयाने होत नाही। दिशा सुद्धा जी ठरते ती सामूहिक विचार मंथनातून ठरते। भागवत ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस को समझ आ गया कि इशारा उसी की तरफ है। कांग्रेस ने संघ पर पुराने आरोप दोहराए। आरएसएस ने तो कभी देश की जंग आजादी के संग्राम में भाग ही नहीं लिया, वो तो अंग्रेज के साथ थे। मुझे मालूम है कि आरएसएस को महात्मा गांधी से नफरत है। मुझे मालूम है कि नथुराम गोडसे उनके वो उपासक हैं। आरएसएस का शुरू से कहना है कि आजादी का संघर्ष 1857 से शुरू हो चुका था। 1947 में मिली आजादी सिर्फ एक आंदोलन का नतीजा नहीं थी, बल्कि लंबे संघर्ष का परिणाम थी। वर्ष में 3,27,000 से अधिक भारतीय लोगों ने अपना और सुंदर बलिदान दिया है। उन बलिदानों का परिणाम है कि 1947 में आजादी मिली। संघ का आरोप रहा है कि आजादी के संघर्ष में जानबूझकर ऐसा इतिहास लिखवाया गया जिससे गिने चुने लोग ही इसके नायक दिखे। जबरदस्ती छाती पीटते हैं कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई में थे। अरे कौन से स्वतंत्रता की लड़ाई में थे? बैठ के लॉर्ड माउंटबैटन के साथ वाइन पीते हुए तस्वीरें सबके सामने हैं, देखा था कितना स्वतंत्रता की लड़ाई में। भागवत ने यह भी कहा कि संघ को वही लोग समझ पाए हैं जिन्होंने उसे समझने के लिए वक्त निकाला है। इस बयान को एक तरह से राहुल गांधी के लिए इशारा माना जा रहा है, जिनके निशाने पर बीजेपी के साथ संघ भी रहता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, और ऐसा ही कुछ अमेरिका के 2 ताकतवर लोगों ट्रंप और मस्क के बीच हुआ है। लेकिन इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में एलन मस्क को बता दिया कि दोनों के रिश्ते अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं, जबकि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ विवादित पोस्ट को हटा लिया है। सवाल है कि क्या कभी फिर ये दोनों एक दूसरे से गले मिलेंगे? जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। 1991 में बनी फिल्म सौदागर का ये डायलॉग मानो लेजेंडरी दिलीप कुमार और राजकुमार के लिए नहीं, बल्कि आज के दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क के लिए लिखे गए हों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के बीच जब से 36 का आंकड़ा हुआ है, पूरी दुनिया इन दोनों की टूटती दोस्ती की दास्तां लगातार सुना रही है, क्योंकि कभी ये दोनों एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ते थकते नहीं थे। My heart goes out to you. जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीते तब एलन मस्क झूम उठे थे, और जब मस्क अपनी टेस्ला कार लेकर उनके पास पहुंचे तो ट्रंप मस्क की गाड़ी में ही सवार हो गए थे। ऐसे गहरे रिश्ते की तस्वीरें एक तो नहीं बल्कि कई मौकों पर दिखाई दी। यहां तक कि ट्रंप का घर यानी व्हाइट हाउस मस्क के बच्चों के लिए पिकनिक स्पॉट बन गया था। अब दोनों की दोस्ती पर जैसी खुद इन दोनों ने ही नजर लगा दी हो। दोनों ही अपने अपने हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं, ना ही एक दूसरे के नुकसान की परवाह करने को तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनके रिश्ते एलन मस्क के साथ अब खत्म हो गए हैं। यही नहीं, उन्होंने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर मस्क ने विपक्षी डेमोक्रेट्स का साथ दिया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वो यही नहीं रुके,
उन्होंने कहा, मस्क वो आदमी है जो सरकारी सब्सिडी पर अरबपति बने हैं। अब वही आदमी अमेरिका को पीछे ले जाना चाहता है। मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, जबकि वो सिर्फ खुद के लिए। इस बीच एलन मस्क ने पहले ट्रंप के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का दावा किया था। खुलासे की कुछ झलक सोशल मीडिया अकाउंट से भी दुनिया भर में उजागर की गई थी। अब मस्क ने ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण वाली पोस्ट, मतलब एप्स्टीन से संबंधों वाली पोस्ट को एक्स अकाउंट से हटा लिया है। जानकारों की माने तो मस्क अपने रुख में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कोई सुलह का रास्ता दिख रहा है? मेरा मानना है कि कुछ हद तक सुलह होगी। तलाक तो हो चुका है, लेकिन फिर एक काजी आएगा, उन दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे से ट्रेड करेंगे, क्योंकि और टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका डोनाल्ड ट्रेड टैरिफ ट्रम्प जो है, लोग उसको कहते हैं। तो वो भारत के ऊपर भी जब वो दबाव डालने की कोशिश कर रहा था या आतंकिस्तान पे बोला था, मैंने कहा जी ट्रेड नहीं करूँगा एटसेट्रा। दरार हमेशा रहेगी, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे। ऊपर से दिखावा करेंगे जी शांति होगी है, सीज फायर होगी है, लेकिन अंदर से अब वो दोस्ती नहीं बनेगी। ट्रंप ने पुरानी बात बताकर पहले ही मस्क की पोस्ट को खारिज कर दिया है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी मस्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है, एलन मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लड़ाई देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि एलन इसे समझ लेंगे और वापस आ जाएंगे। आपको बता दें कि एलन मस्क लगातार ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अगर देश दिवालिया हो जाता है, अगर सारा पैसा सिर्फ कर्ज पर ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है, तो किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं बचता। एक देश एक व्यक्ति से अलग नहीं है। देश ज्यादा खर्च करता है, देश दिवालिया हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। इसलिए इन चीजों को हल करना वैकल्पिक नहीं है, यह जरूरी है। सवाल है कि क्या दोनों ही जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बनकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भिड़ गए हैं? अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के पास क्या क्या हथियार हैं। दरअसल वो धन का उपयोग कर ट्रंप के खिलाफ अभियान चला सकते हैं, जबकि एक्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ट्रंप के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मस्क ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो घर के भेदी हैं। दरअसल मस्क राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी अहम जानकारियां भी रखते हैं। एप्स्टीन से जुड़े मामले में ये बात सामने भी आई। इसी तरह स्पेस एक्स का उपयोग कर मस्क ट्रंप को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। वो पहले ही ड्रैगन अंतरिक्ष यान को बंद करने की धमकी दे चुके हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या अब ट्रंप मस्क को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं? ऐसा नहीं है कि मस्क ही ट्रंप का नुकसान कर सकते हैं। खुद ट्रंप भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर मस्क के कई काम खराब कर सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इस समय डोनाल्ड ट्रंप है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, बहुत मिलिट्री ताकत है। वो क्या कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति है, उसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है दबाव डालना। कुछ ये लाइसेंस खत्म कर देगा, सब्सिडीज विड्रॉ कर लेगा। जिन देशों में एलन मस्क ऑपरेट करता है उनसे कहना कि इसकी कंपनियों के ऊपर निगरानी रखिए और जो टैक्स ये देते हैं उसको आप बढ़ाइए, इसको बर्बाद करिएगा। आपको एक बात और बता दें कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप न कभी हमेशा दोस्त रहे हैं, न ही हमेशा से दुश्मन। देखना यह है कि आगे रिश्ता क्या कहलाता है। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर धू-धू कर जल रहा है। यहां आंदोलनकारी बेकाबू हो गए हैं और ट्रंप प्रशासन के सख्त फैसलों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लॉस एंजलिस के गवर्नर को भी भला बुरा कह रहे हैं। दरअसल अवैध प्रवासियों ने पूरे शहर में उत्पात मचाया है, जबकि ट्रंप प्रशासन हर हाल में इन्हें यहां से खदेड़ना चाहता है। धधक उठा अमेरिका, बेकाबू भीड़, पत्थरबाजों के लिए अब आंसू गैस के गोले ही। प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में थमते नहीं दिख रहे। हाथों में मेक्सिको का झंडा लेकर आईसीई लॉस एंजलिस से बाहर जाओ जैसे नारे माहौल को और तनावपूर्ण बनाए हुए हैं।
ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में जुटी। ये तस्वीरें अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के विरोध प्रदर्शन और उन पर हो रही कार्रवाई की है। ये बवाल इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर मचा है। अप्रवासियों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर बेकाबू दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड के 2000 जवानों को तैनात करने का आदेश भी दिया है। आपको याद दिला दें कि लॉस एंजलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया था। हर दिन करीब 1600 से अधिक अप्रवासी पकड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, पुलिस पर हमला करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, आप यहां कैसे आए और या कौन सा आंदोलन आपको प्रभावित करता है। यदि स्थानीय पुलिस बल हमारे पुरुषों और महिलाओं की रक्षा नहीं करेगा तो FBI कदम उठाएगी। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। गवर्नर ने इसे भड़काने वाला फैसला बताया है। अमेरिका में अफगानिस्तान से शरण लेने आए मोहम्मद शराफुद्दीन का परिवार बेहद परेशान है। इन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में ये जिन चुनौतियों से पहले जूझ रहे थे उसी तरह की मुसीबत उन पर फिर आ गई है। ये अपने परिवार के बचे हुए सदस्यों को भी अमेरिका लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। She is also affected by the government right now in Afghanistan because it's hard for ladies, for women, especially who has education. For ladies, they stopped school, they stopped university. A lot of affected. दरअसल जब से ट्रंप प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, ऐसे परिवारों के लिए अमेरिका में एक दिन काटना भी मुश्किल हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान समेत कई देशों के नागरिकों पर सख्ती की है। अफगानिस्तान के साथ साथ म्यांमार, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन से अमेरिका आ रहे विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका के मुताबिक इन देशों से आने वाले लोग अप्रवासी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वीजा खत्म होने के बाद भी ये लोग चोरी छिपे अमेरिका में बस जाते हैं। और अब वक्त है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट POK लोडिंग का। ये नीले रंग का चमकता हुआ पानी आसमान को छूते पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, खूबसूरती ऐसी कि नजरें हटाए नहीं हटती। अभी जो तस्वीरें आपने देखी हैं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि आप में से बहुत से लोग इन तस्वीरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। अगर मैं ये कहूं कि ये नज़ारा, ये बेहद खूबसूरत नज़ारा हिंदुस्तान के किसी हिस्से का है, तो हो सकता है आपको यकीन ना हो। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और जिस सस्पेंशन ब्रिज पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, वो ब्रिज भी इसी खूबसूरत नीले रंग के पानी पर बना हुआ है। इस ब्रिज का नाम हुसैनी ब्रिज है और बदकिस्मती से इस वक्त ये पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है। लेकिन यकीन रखिए, धरती के इस जन्नत को पाकिस्तान बहुत दिनों तक अपने पास अब नहीं रख पाएगा। जल्द ही ये पूरा का पूरा इलाका हिंदुस्तान का होने वाला है। आज हमारे इस खास पेशकश में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की खूबसूरती और उसकी वापसी के बारे में विस्तार से देने वाले हैं जानकारी। दिल्ली से महज 850 किलोमीटर की दूरी पर है ये हुंजा वैली। इसी हुंजा वैली में अताबाद लेक के नाम से जाना जाता है ये इलाका। हुंजा नदी का ये चमकता पानी आपको अपनी तरफ खींचेगा।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस इलाके का कि पाकिस्तान ने इसे कब्जा तो कर रखा है, लेकिन ना तो इस इलाके का उसे ख्याल है और ना ही इसकी खूबसूरती को वो संभाल पा रहा है। कहा जाता है कि हुंजा वैली की महिलाओं की औसत उम्र 100 साल है और यहाँ की महिलाएं धरती की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल हैं। लेह से इस हुंजा वैली की दूरी 350 किलोमीटर है। काराकोरम का ये इलाका चीन की सीमा से सटा हुआ है। चीन ने अपने फायदे के लिए इस इलाके में सड़कें बनवा रखी हैं। मेरे पीछे आप ये बड़ा सा जो गेट देख रहे हैं, ये चीन का एंट्री पॉइंट है। इस दरवाजे के आगे से चीन की सीमा शुरू होती है। इस जगह को खुंजेरा पास कहा जाता है। समंदर के तल से 15,400 फीट की ऊंचाई पर यह पूरा का पूरा इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत को यही रास्ता जोड़ता है। स्नो लेपर्ड और मार्को पोलो भेड़ के लिए यह इलाका जाना जाता है। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक बर्फबारी की वजह से यह रास्ता बंद रहता है। ये रोड इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इसके जरिए चीन पाकिस्तान में सीपेक लेकर ग्वादर तक जा रहा है, लेकिन गिलगित के लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि चीन की मंशा रोड के जरिए उन्हें गुलाम बनाने की है। गिलगित में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान की नई टैक्स नीति के विरोध में गिलगित के लोगों ने इस इलाके में सड़क जाम कर दिया। चीन की गाड़ियों की पाकिस्तान में एंट्री पर रोक लगा दी। ये गुस्सा अब पाकिस्तान के लिए काल बनने वाला है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया है, दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का है और तीसरा हिस्सा शेष पीओके का है। गिलगित में 14 जिले हैं, बाकी जो पीओके का हिस्सा है उसमें 10 जिले आते हैं। पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी बना रखा है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है। झेलम नदी से घिरे इस शहर को पाकिस्तान ने आतंक का अड्डा बना रखा है। इन्हीं खूबसूरत वादियों की आड़ में पाकिस्तान आतंक की दुकान चलाता है। जापान की मदद से विनाशकारी भूकंप के बाद इस इलाके में सड़कें बनी, पुल बने, लेकिन इन सड़कों का, इन पुलों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजने के लिए करता रहता है। पीओके में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, हटियाबाला, नीलम वैली, पुंछ, हवेली, बाग और सुधनोती जिले हैं। पीओके जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है। पीओके हिंदुस्तान का मुकुट है। आप इसे धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। ये खूबसूरत नीलम वैली की तस्वीरें हैं, लेकिन इस खूबसूरती का स्याह सच ये भी है कि पाकिस्तान ना तो इसका ख्याल रखता है और ना ही यहाँ के लोगों का। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले शारदा की है। इसी शारदा में देवी सरस्वती का कभी भव्य मंदिर हुआ करता था, जो अब खंडहर की शक्ल में आपके सामने है। शारदा पीठ का ये मंदिर पीओके की नीलम वैली में पड़ता है। पीओके में बहने वाली किशन गंगा नदी के किनारे हिंदुओं का ये पवित्र तीर्थ स्थल है। एलओसी से 10 किलोमीटर और कुपवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है पीओके में बसा शारदा पीठ। अब बिल्कुल ही खंडहर बन चुका है। वहां की सरकार का इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर कोई ध्यान नहीं है। जब पाकिस्तान से रिश्ते ठीक थे, तब भारत सरकार ने यहां पर कॉरिडोर बनाने की पहल शुरू की थी। शारदा पीठ मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक रहा है। ये मंदिर करीब 2400 साल पुराना है। पीओके का ये इलाका बेहद खूबसूरत है, लेकिन जितना ये इलाका देखने में खूबसूरत है, पाकिस्तान ने उसे बारूदी गंध से भरकर उतना ही बदसूरत बना रखा है। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में, बंटवारे के कुछ दिनों बाद से ही।
उस वक्त हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला लिया कि वो न तो भारत के साथ रहेंगे न पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ की। बाईस अक्टूबर 1947 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए कब्जा करना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 महाराज हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। तब तक कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत को कहा। उधर पाकिस्तानी फौज खुलकर कबायलियों के साथ कश्मीर में घुस चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उस दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया और फिर 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को वापस लाने की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। प्रधानमंत्री बार बार इसके संकेत दे रहे हैं। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीओके को पाकिस्तान से वापस लेने का प्रस्ताव भारत की संसद में बाकायदा पास हो चुका है और साल 2019 में संसद के भीतर दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का वो ऐतिहासिक बयान भला देश कैसे भूल सकता है। जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्रफल 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का है। भारत के पास अभी 1,01,437 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास 78,114 वर्ग किलोमीटर, चीन के पास 42,685 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। मतलब ये कि जितना हिस्सा भारत के पास है उससे ज्यादा हिस्सा इस वक्त चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी पीओके में आता है मीरपुर का मंगला डैम। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी मंगला डैम के पास है। देवी मंगला के नाम पर इस शहर और डैम का नाम रखा गया। झेलम नदी पर बना ये डैम दुनिया के बड़े डैम में से एक है। इस इलाके में झेलम नदी पंजाब और कश्मीर की सीमा को अलग करती है। इसी मंगला डैम के किनारे कभी मंगला किला हुआ करता था, जिसका बड़ा हिस्सा डैम में डूब चुका है। मंगला किले का निर्माण राजा मेहरान ने 712 ईस्वी में करवाया था। मीरपुर भिंबर के लोग मंगला माता के भक्त थे। साल 1846 से 1931 तक मंगला देवी किला डोगरा सेना का गढ़ माना जाता था। साल 1947 की बात है कि मंगला के इसी किले में पाकिस्तानी कबायली के डर से आसपास के लोग लंबे समय तक छिपे रहे थे। जब भारतीय फौज पहुंची तो लोगों को किले से निकाला, लेकिन बाद में भारतीय फौज वापस लौट गई और ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसी मीरपुर में मंगला डैम से सटा एक और किला है। नाम है रामकोट फोर्ट। ये उसी रामकोट किले की तस्वीर है। 3 तरफ से ये किला झेलम नदी से घिरा है।
पहाड़ी की चोटी पर बने इस किले में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। हाल ही में किले से 5वीं और 9वीं शताब्दी के अवशेष मिले थे। अपनी अनोखी वास्तुकला के कारण रामकोट किला कश्मीर क्षेत्र में बने किलों में सबसे अलग है। रामकोट किला मोटे तौर पर आयताकार है और भव्यता का प्रतीक भी। इस किले को लाल ईंटों से बनाया गया है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। लेकिन इस किले का नाम रामकोट क्यों पड़ा और इसको लेकर इतिहासकारों में एक राय क्यों नहीं है? पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हिंदुस्तानी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से भरा पड़ा है। इस इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से भारत में लाना क्यों जरूरी है, इसका जवाब आप एक्सपर्ट से सुन लीजिए। तो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसको तो आज़ाद कराना ही है। हमारे लोग वहाँ गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में आए दिन पाकिस्तान की सेना अत्याचार करती है, उनकी ज़मीन चीन को दे रही है। तो जो हमारा हिस्सा है उसको तो हमने मिलाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट ने भी पास किया हुआ है। तो ये तो एक हमारी भावनाएं हैं और हमारा हिस्सा दूसरे के कब्जे में क्यों रहे, ये बहुत ही अहम मसला है, इसको हमने सुलझाना है। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा होकर रहेगा। सही समय और उचित रणनीति का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पीओके को लेकर अपना संकल्प बता चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि पीओके खुद चलकर आएगा। आज की हमारी इस खास पेशकश में हमारी कोशिश आप तक पीओके की उन अनदेखी तस्वीरों को पहुंचाने की थी जिससे आप अभी तक अनजान हैं। हमारी ये बताने की कोशिश है कि जानिए कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आपका नाता है, आपका रिश्ता है। धार्मिक से लेकर सांस्कृतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों की बिसात का नाम है पीओके। 140 करोड़ लोगों को इंतजार है हिंदुस्तान के सिर पर इस मुकुट के सजने का और यहां पर भारत माता की जय के लिखने का। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।